गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम शशांक त्रिपाठी और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, तो इसके दो वीडियो बनेंगे। पहला 1 to 10 का, अनदर 10 to 20 का। इसमें और इसकी जो पहली 5.1 एक्सरसाइज है वो ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेगा। और इसके कॉन्सेप्ट का तो ऑलरेडी हमने इसमें बना रखा है, वो आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा। और चलिए हम लोग क्लास शुरू करने से पहले आज कुछ बातें भी हो जाए कि जैसे कि बचपन में जैसे हम लोग पढ़ते थे, जब हमारे माँ बाप या फिर उस समय एक कहावत बहुत चलती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन जैसे जैसे समय बदला ये कहावत उतनी रिवेलेंट नहीं रही मेरे समझ से। तो ये सबसे वाहियात कहावत है अगर पुराने ज़माने की देखी जाए कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। जितना जीवन में पढ़ाई का महत्व है उतना ही खेल का महत्व है। उससे मैं तो समझता हूँ कि उससे भी कहीं थोड़ा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता आपके जीवन का एक हिस्सा है। आज आप पढ़ रहे हैं 10th में 12th में जाएंगे, फिर कोई BBA MBA, कोई ग्रेजुएशन, कोई IIT, कोई ये कुछ भी करता है। ये शैक्षणिक योग्यता है जो आप जीवन में हासिल करते हैं पढ़ के, उसके माध्यम से। लेकिन क्या शैक्षणिक योग्यता ही जीवन में सब कुछ पर्याप्त है आपको जीवन को सफल बनाने के लिए? तो इसका आंसर हमारी समझ से नो है। खेल, अब देखिए खेल का क्या इंपॉर्टेंस है जीवन में, मैं आपको बस 2 मिनट में बताऊंगा, उसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। खेलना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जो हमें पढ़ाई सिखा सकती है वो एक अलग चीज़ है कि आपको मैथ सीखनी है, हिस्ट्री सीखनी है तो आप पढ़ते हैं, लेकिन खेल जो चीज़ सिखाएगा वो आपको पढ़ाई कभी भी नहीं सिखा पाएगी। आप आज पढ़ेंगे लिखेंगे, कल को क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, कोई अपना धंधा करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे सर्वाइवल के लिए अपने। उस सर्वाइवल को जब करते हैं आप, जब जीवन एक पटरी पे चलता है तो उसमें बहुत सी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है आपको। नॉट ओनली कि आपकी पढ़ाई ही काम आएगी, नहीं, उसमें सॉफ्ट स्किल बहुत सारी आती हैं। तो खेल में क्या होता है? सपोज कि मैं क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूँ, हमारे देश का सबसे लोकप्रिय खेल है। क्रिकेट में क्या होता है? सबसे पहले 11 लोगों की एक टीम बनती है, फिर क्रिकेट शुरू होता है। उसमें क्या है, देखिए सबसे पहले किया चीज़ की टीम वर्क। एक आदमी से कुछ नहीं होना है वहाँ पर। 11 के 11 खिलाड़ी जब अपना प्रदर्शन अच्छा करते तब जाके टीम जीतती है। तो पहली चीज़ आपने क्या सीखी वहाँ पर? टीम वर्क। क्या पढ़ाई में आपको कभी टीम वर्क सिखाया जाता है? नहीं। टीम वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है। कहीं भी आप कुछ भी काम करेंगे, अपना काम करेंगे, नौकरी करने जाएंगे, कुछ भी करेंगे आप, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला लेसन खेल का टीम वर्क। दूसरा लेसन क्या होता है? दूसरा जो सबसे बड़ा लेसन है क्या है कि आप किसी के किए हुए काम को आगे बढ़ाते हैं। सपोज कीजिए आपको स्कोर है कि 20 ओवर में आपको 200 रन बनाना है, आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप भाई और 70 पर 1 बना के वो आउट हो गया। अब आपको क्या आगे बढ़ाना है उसको? तो क्या मिलता है? कोई काम यहाँ तक हो चुका है, उसको आगे बढ़ाना है। कंटिन्यूटी में आपको एक स्टेप बाय स्टेप सभी लोगों को प्रदर्शन करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको सीख के मिली कि आप किसी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये नहीं है यहाँ पर कि अपना अपना कुछ नहीं, टीम वर्क सबसे मेजर, टीम वर्क। फिर काम को कैसे स्टेप में आगे बढ़ाया जाता है खेल में, ये तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है खेल में। शरीर जो आपका फिजिकल है वो कितना इन्वॉल्व होता है। क्या पढ़ाई में कहीं फिजिकल इन्वॉल्व होता है? नहीं। आप टेबल चेयर में बैठते हैं, पढ़ना चालू कर देते हैं, याद करते हैं या मैथ लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, या मोबाइल पे आप किसी का वो वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, लेकिन नहीं, शरीर भी बहुत ज़रूरी है। आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो। शरीर स्वस्थ कैसे होगा? खेलने से। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई और खेल का कहीं पर कंपैरिजन है। जितनी पढ़ाई अपने लिए जीवन में ज़रूरी है, खेल भी उतना ही ज़रूरी है। कोई कंपैरिजन नहीं हो यहाँ पर हो रहा है कि ये करना है ये नहीं करना है, ऐसा नहीं, दोनों ही करने हैं आपको। तो पहली चीज़ टीम वर्क। दूसरी चीज़ क्या मिली कि आप कैसे हिस्से में काम बढ़ जाता है, अपना अपना काम करके अंत में टीम को जीत मिलती है। दूसरी चीज़ शरीर। आप खेलोगे कूदोगे, किसी भी तरह के खेल में आपको जो इसमें इंटरेस्ट है, आपका शरीर डेवलप होगा, आपका फिजिक डेवलप होगा, फिजिकल डेवलप होगा। खेलने से आपका दिमाग भी दुरुस्त होगा बिल्कुल तरह से। आप चीज़ों को दूसरी तरह से सोचना चालू करोगे। यहाँ पर क्या केवल अपना नहीं रहेगा, मिल के कंबाइंड एफर्ट होगा। तो शरीर हुआ, टीम वर्क हुआ। और जो खेल की सबसे बड़ी क्वालिटी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग सपोज कीजिए आज आप मैच हार गए तो क्या सीखा आपने फिर उससे? ऐसा तो नहीं कि मैच हारे हो खेलना छोड़ दिया आपने, नहीं, कल फिर जाकर फिर खेलेंगे। हो सकता है कल फिर हार जाए आप, लेकिन कल परसों जाके फिर खेलते हैं हम। क्यों?
तो खेल की जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी, जीवन में क्या है, जीवन में असफलताएं भी आती हैं, आप पढ़ते हैं कभी फेल हो जाते हैं, जीवन में छोटे छोटे चीज़ों में असफलताएं आती हैं, कभी किसी भी तरह की असफलता आपके जीवन में आ सकती है, उससे डरना नहीं। खेल हमें सबसे बड़ी चीज़ जो सिखाता है, हारना सिखाता है। जीवन में जीतना जितना जरूरी है उतना आपको हार को एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है। जब आप हारेंगे, असफल होंगे, तो फिर आप उस दोबारा से जब उस काम को करेंगे दुगने उत्साह से, दुगने प्रयास से करेंगे। भाई असफलता क्या सिखाती है कि कहीं ना कहीं हमारी प्रयास में थोड़ी सी बहुत कमी रहेगी, इसलिए हम असफल हो गए। तो खेल बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप सभी खेलते होंगे, मोबाइल का लालच छोड़िए। ये नहीं कि मोबाइल पे खेलना है, मोबाइल पे नहीं खेलना है, मैदान पे जाके खेलना है। इसलिए खेलिए, जो भी खेल खेलते हैं आप, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, रनिंग, कोई भी एक्टिविटी, लेकिन करिए ज़रूर। इससे शरीर, दिमाग, मानसिक स्थिति सब चीज़ें एक उसमें आकर डेवलप होती हैं। अगर आप लगातार खेलते हैं तो आपको पता है कि आप ऐसी चीज़ें सीखोगे जो आपको कोई टीचर दुनिया का नहीं सिखा सकता। वो आप खुद ब खुद सीख जाते हैं। टीम वर्क हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, मिल के कैसे काम करना है, आपका शरीर कितना मजबूत होगा, आप अपने जीवन की असफलताओं को कितना पचा पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप हारना सीखते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, आज हम हार गए मैच, चलो कोई बात, कल जीतेंगे, कल फिर खेलते हैं, उन गलतियों को नहीं दोहराते हैं जो कल आपने करी थी। इसी तरह आप अपनी गलतियों से सीखते भी चले जाते हैं। और तो इसलिए खेल का जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है। ये तो मैंने आपको कुछ बताया, अगर मैं बताने बैठूंगा तो घंटों लग जाएंगे। खेल का जीवन में इतना महत्व है कि खेल से क्या क्या नहीं होता है, सब चीज़ें खेल से होती हैं। इसलिए पढ़िए भी और खेलिए भी, दोनों को साथ साथ चलिए। चलिए हम लोग अपने चैप्टर शुरू करते हैं। ओके, तो मैंने पहले ही बताया था कि आज आप एक्सरसाइज 5.2 है जो हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसमें 20 क्वेश्चन है। इसके 2 वीडियो बनेंगे। पहले वीडियो में हम 1 to 10 डिस्कस करेंगे और दूसरे वीडियो में हम लोग 10 to 20 डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द nth टर्म ऑफ द एपी। तो यहां पर हमें अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है। क्या भरना है, ए एन। ए एन क्या होता है हम सबको पता है। यहाँ पर कुछ फार्मूले हमने कॉन्सेप्ट वाले जो इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किए थे, अब उन फार्मूलों का यूज़ होगा। जो फार्मूला एक हमने डिस्कस किया था कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अब यहाँ पर क्या है, देखिए वो कह रहा है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट, कि आपको पहला पद दिया हुआ है, आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टर्म दिए, आपको ए एन निकालना है। ये फार्मूला इसके लिए सबसे उचित है। देखिए ये फार्मूला है, ए एन का मतलब है कि आपको इसका जो लास्ट टर्म है वो आपको निकालना है, इस सीरीज का जो भी होगा। ए क्या है आपका 7 है, ठीक है, यहाँ रख दिया। एन आपको पता ही है कितना है 8 माइनस 1, एन 8 दिया हुआ है, एन की जगह हमने 8 रख दिया। और डी कितना है 3 है, तो 7, ये कितना होगा 7 3 जा 21, ये क्या होगा 28। यानी हमारी इसका आंसर क्या होगा 28। और इसको हल कैसे करेंगे, ये हमने हल करके इसको यहाँ पे बताया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। बात यहीं पे आती है, हम इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ से मिटाते हैं, फार्मूला वही रहेगा हमारा ए एन। यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, ए दिया हुआ है। ए क्या दिया हुआ है माइनस का 18, सॉरी माइनस का 18 सही, प्लस एन, एन कितना दिया हुआ 10 माइनस 1। डी कितना, डी आपको नहीं दिया हुआ। ए एन आपको यहाँ पर 0 दिया हुआ और डी आपको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, माइनस 0 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 18 10 माइनस 1, ये कितना हो गया 9 डी। 0 तो यही है, 18 को इधर ले आएंगे तो ये 18 हो जाएगा 9 डी। डी की वैल्यू निकालेंगे, ये डी की वैल्यू क्या आ गई 2। तो यहाँ पर हम 2 फिल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 2 फिल करना है जी। इसी तरह से ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी है। इसी तरह से सब में एक ही फार्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यही फार्मूले से हमारी पूरी का पूरा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा।
यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपको डी दिया हुआ है -3, एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ, ए नहीं दिया हुआ। देखिए 1 2 3 4, इस फार्मूले में कितनी चीज़ें, 4 चीज़ें। अगर 4 में से 3 चीज़ें आपको दे दी जाएंगी तो एक तो आप निकाल लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर यही एक सिंपल है। ये देखिए डी, ए आपको नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। ए एन दिया हुआ, ए एन कितना है आपका -5। ए आपको पता नहीं है, एन आपको पता है 18, 18 -1, डी कितना है आपका -3, ठीक है। ये -5 और ए आपको पता नहीं है 9, 9 × 3 -27 आ जाएगा। इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 27 प्लस का और 5 आपका। यहाँ पर क्या होगा, इधर जो आ जाएगा ये 27 प्लस का हो जाएगा, 5 आपका माइनस का है, ए यहाँ पर इसको हटाएंगे तो 22 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 22 आ गई आपकी। फार्मूला यही है इस क्वेश्चन के लिए। इसमें आपको देखना है कि 1 2 3 4 चीज़ें हैं। यहाँ पर 1 2 3 चीज़ें दी हुई हैं, चौथी आपको निकालनी है। आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। 3 मैंने करके दिखा दिए हैं, मैं आपको और एक 5th करके बताता हूँ ताकि आपको और भी समझ में आ जाए चीज़ें। इसका 5th पार्ट है। इसमें ए दिया हुआ 3.1, डी दिया हुआ है 0 और एन दिया हुआ है 105, ठीक है। आपको ए एन निकालना है, तो ये कितना है 3.5, एन कितना है 105, 105 -1, डी कितना है 0। तो अब आप देखिए कुछ भी निकलेगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही आएगा, तो यानी कि 3.5 ही आएगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पर और भी था, कॉमन सेंस भी आपको यहाँ पर लगाना है। क्या होता है, देखिए यही मैथमेटिक्स है। ये नहीं कि हर चीज़ को लेके उसी तरह से चालू होगा, मैंने करके बताया। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है। अगर डी 0 दिया हुआ है, देखिए अगर हमारा कॉमन डिफरेंस 0 दिया हुआ है तो क्या हमें ये सॉल्व करने की ज़रूरत थी, नहीं थी। क्योंकि अगर डी 0 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, तो सीरीज़ के जितने भी नंबर होंगे वो जो ए है वही होगा, चलता चला जाएगा टक 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 3.5 3.5 3.5, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ चेंज होगा नहीं। जब डी 0 है हम कैसे निकालते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यही तो निकालते हैं सीरीज में हम। लेकिन अगर आपका कॉमन डिफरेंस ही 0 है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द एपी। एक एपी आपको दी हुई है, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसमें आपको टिक करना है केवल कि कौन सा आंसर है। लेकिन इसके लिए आपको पहले आपको निकालना पड़ेगा। जब भी वो क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द एपी। अब यहाँ पर एपी क्या है, एपी ये है आपकी 10 7। यहाँ पर ए क्या आ रहा है 10, ये है। डी क्या है, डी निकालने के लिए इन दोनों का जो गैप है वही डी है। कितना है इसका गैप, कितना है 10 में 3 घटा फिर 3 में, यानी कि जो कॉमन डी है वो कितना है 3 है। अब वो क्या बोल रहा है, मैंने कॉन्सेप्ट जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था मैंने उसमें एक चीज़ बताई थी मैंने। अब ये क्या पूछ रहा है 30th टर्म। बहुत आसान होता है। क्या होता है, अगर 30th टर्म आपको निकालना है तो इससे पहले क्या आएगा 29, तो a + 29d विल बी इक्वल टू 30th टर्म। बहुत ही आसान है। a आपको पता है, a कितना है आपका 10 है, 29d क्या है 3 है, 29 3 जा 87, ठीक है। 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 प्लस ये कितना आ गया आपका 97 आपके ऑप्शन में है, ये देखिए है। हालांकि इसका एक और भी तरीका है लेकिन ये शॉर्टकट है, इसको आप यूज़ करें। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, कभी भी मान लीजिए आपसे वो 75वां टर्म पूछता तो यहाँ पर क्या होता a + 74d, उससे जस्ट पहले वाला जो भी टर्म्स आपसे पूछा जाए उससे जस्ट बिफोर। जो 80 पूछे तो 79, 70 पूछे तो 69, इस तरह से उसमें लगा के a +
और उतना वो नंबर इंटू डी, क्योंकि एपी निकालने का तरीका ही यही है, क्या है, पहले टर्म ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यही तो एपी है। 10 ए है, फिर आपने इसमें इसका जो डी है वो आपका है, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हुआ यहाँ पर, डी यहाँ पर -3 आएगा जो हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि डी इससे माइनस होगा तो ये -3 होगा, यहाँ -3 होगा, ये -77 होगा, ये रेक्टिफिकेशन है, ये हम लोगों ने गलती करी, ये नहीं, इसका आंसर ये होगा -77। ये एक गलती थी जो हमने इसको रेक्टिफाई कर दिया यहाँ पर। यहाँ पर जब डी कैसे निकालते हैं हम, डी का फार्मूला क्या होता है, डी का फार्मूला होता है A2 - A, यही होता है डी का फार्मूला। तो यहाँ पर निकालेंगे तो 7 - 10, ये क्या होगा -3। ये हम लोगों ने यहाँ पर गलती करी, जिसको हमने यहाँ पर सही कर दिया। तो इसका सही आंसर क्या है, -77। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ये कि 11 टर्म ऑफ द एपी क्या होगा, सेम है। यहाँ पर भी क्या है, ए की वैल्यू क्या है, -3 है, और अब हमें क्या निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 - A, यहाँ देखिए A2 क्या है आपका, -1/2 है, माइनस और -3, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 -, यानी अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो ये इस तरह से हो जाएगा। 3 में से आपको आधा घटाना तो कितना बचेगा, 2.5, यानी कि 5/2। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज करनी होगी आपको कि 3 में से, आप देखिए जैसे अभी करते आप एलसीएम लेते, ये करते नहीं। अगर आपके पास 3 है, उसमें आधा निकल जाए तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा। 2.5 को क्या बोलते हैं, 5.2। ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन जहाँ है, जहाँ पर टाइम बचा सकते हैं वहाँ जरूर बचा। यही 30 सेकेंड 1 मिनट बचा के आपके लिए उन क्वेश्चनों के लिए पेपर में टाइम मिलेगा जो थोड़ा टफ है, जिसमें दिमाग लगाना है, ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन है। तो जो क्वेश्चन ईजी मिले आपको एग्जाम बोर्ड पेपर में, उसमें कोशिश करेंगी थोड़ा टाइम उससे सेव करें, कहीं 30 सेकंड, कहीं 1 मिनट, इस तरह से। तो डी हमारा यहाँ पर क्या आ गया, डी की वैल्यू हमारी पास क्या आ गई, 5/2 आ गई। अब ये क्या कह रहा है, 11 टर्म आपको निकालना है यहाँ पर। तो 11 टर्म का मतलब क्या है, a + 10d है, एक पहले ही तो करना है हमको इसमें से। a क्या है आपका, -3 + 10 × 5/2, डी की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। 2 5 जा 10, -3, 5 5 जा 25, 25 में 3 गया 22 आपका आंसर में है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर निकला। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एक एपी दी होगी और वो कोई भी टर्म आपसे पूछे, कोई भी पूछे, सिंपल है, आपके पास अगर एपी दी हुई है यानी कि ए मिला हुआ है आपको और डी भी मिला हुआ है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। उसके बाद जो भी टर्म पूछे उसका a + 1 पद पहले, 11वां तो 10वां, 9वां तो 8वां, जो भी पूछे निकाल के इससे निकालेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने ये तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। देखिए ये दी हुई है, इसमें आपको ये मिस है, आपको इसे भरना है। अब देखिए क्या है, आपके सामने टोटल एपी दी हुई है, कंप्लीट है, कोई डॉट नहीं है, यानी कि यहाँ पर 1 2 3, इस एपी में कितने पद हैं, 3 पद हैं आपके, इससे ज़्यादा नहीं है। अब क्या है, यहाँ पर ए आपको दे रखा है, इसमें ए क्या है, 2 है, और A2 A3 क्या है आपका, 26 है। भाई अगर कैसे निकालो, अगर A3 आपका यहाँ पर क्या है 26, देखो क्या, ये A है, ये A1 है, सॉरी A2 है, ये A3 है। तो A3 क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर 26 दे रखा है। A3 आता कैसे है, A3 आएगा कैसे, A3 अगर आपको निकाल, देखो अभी भूल गए फिर ना हम लोग, A + 2D, A होता है, फिर A + D, और यहाँ पर होगा A + 2D, यही होगा। तो A + 2D तो 26 होगा आपका, समझिए, फिर से समझते हैं। एक आपको एपी दी हुई है, 2 फिल इन द ब्लैंक 26, यानी इस एक एपी में तीसरा टर्म, पहला टर्म ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी ये A3 कितना 26 है।
अगर किसी भी सीरीज में आपको AP निकालना हो तो क्या करते हैं, A दूसरा टर्म A प्लस डी, तीसरा टर्म A प्लस 2D, यही तो करते हैं, कॉमन डिफरेंस जोड़ते चले जाते हैं और उसको तो हमको AP मिल जाती है। यही करना है, यहाँ पे भी यही करना है। A3 क्या है आपका 26 है, A3 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 2D, हमने यहाँ रख दिया। A आपको पता है यहाँ पर 2D प्लस 26, 2 उधर जाएगा, 2D 26 माइनस 2, ये कितना आ गया 24। तो D इज इक्वल टू 24/2, कितना आया 12। तो फिल इन द ब्लैंक में क्या आ जाएगा आपका, D आपका क्या आया 12। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, अब यहाँ नहीं कि आप तुरंत D लिख दिया और कम 35, नहीं, दूसरा पद निकालना है। अभी तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला है, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना निकला है 12। तो यहाँ क्या होगा, यही चीज A प्लस D, A कितना है 2, तो 2D कितना है 12, तो यहाँ क्या आएगा 14, आएगा 14, ये चीज। तो ये आपकी फिल इन द ब्लैंक हो गई। क्या किया हमने, हमको एक सीरीज दी हुई थी, हमने फार्मूले का इस्तेमाल किया और उसको यहाँ से निकाल लिया। अब यही काम हम यहाँ भी करेंगे। अभी देखिए ये सीरीज दी हुई है आपको 1 2 3 4, 4 पदों की एक सीरीज दी हुई है और फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। इसमें क्या करना है आपको अभी पता चल जाएगा। फार्मूला यही है, A प्लस D A प्लस 2D, यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक आपको A और A2 कितना दे रखा है 13 दे रखा है, दूसरा पद 13 दे रखा है। अब दूसरा पद हम निकालते कैसे हैं, अगर हमें दूसरा पद निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, भूल गए यहाँ पर, यहाँ बताया था ना, तीसरा ऐसा हो तो दूसरा कैसे होता है, A प्लस D इज इक्वल टू 13। अगर डिफरेंस और पहला पद हम जोड़ दें, कॉमन डिफरेंस और पहला पद जोड़ें तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा, मिल गया, वही एक इक्वेशन हमने यहाँ पर बना ली। अब हमारे पास क्या दे रखा है, A4 दे रखा है, A2 A3 A4, चौथा पद क्या दे रखा है 3। चौथा पद कैसे निकलेगा, A प्लस 3D, यही तो निकलेगा। चौथा पद में क्या होगा, पहले पद में कॉमन डिफरेंस का 3 गुना करके जोड़ देंगे तो हमारा चौथा पद निकल आएगा। ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, दूसरी में से पहली को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो यहां पर क्या है, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, और ये क्या है, A प्लस D इज इक्वल टू 13। माइनस करेंगे, सारे के सारे साइन हमारे बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 3D में D 2D, ये बचेगा माइनस का 10। तो यहाँ पर D की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 10 डिवाइड बाई 2, यानी कि माइनस की 5। D की वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर हमारे पास D की वैल्यू, बस यही तो चाहिए था हमको, इसमें इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसका काम हो गया है फिनिश। यहाँ पर आपको D की वैल्यू मिल गई, क्या मिली, -5 मिल गई। अब किसी भी इक्वेशन में आप D की वैल्यू रख दो। यहाँ पहली इक्वेशन क्या थी, A प्लस D की जगह वैल्यू रख देंगे हम, क्या आ जाएगी 13। अब ये देखिए 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 13 प्लस 5 क्या आ जाएगा आपका 18। पहला पद आपका क्या आ गया 18। अब देखिए D कितना है -5, अगर A प्लस D करते हैं तो हमारा दूसरा टर्म आता है। तो अब इसको देखिए 18 -5 कितना आएगा 13 आएगा। इसी तरह से आपको ये वाला पद निकालना है तीसरा, तो यहाँ पर रख देंगे इसको हम लोग दूसरे में। अब आपको A मिल गया है, D मिल गया। अब आप कितनी भी लंबी सीरीज बना लीजिए, 18 में से 5 गया 13, 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचे, 8 में 5 गया 3। तो ये सीरीज आपकी यहाँ बन गई। फिल इन द ब्लैंक अलग अलग, देखिए इसका क्वेश्चन वही फार्मूले हैं, किसी में कुछ पूछेगा किसी में कुछ पूछेगा, वो आपको यहाँ पर निकालना है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। ये इसका थर्ड पार्ट है। ये देखिए इसमें भी क्या दिया हुआ है,
आपको दूसरा टर्म निकालना है, दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना है। ए आपके पास क्या है 5 है, ए 5 है और ये क्या है 4 है, यानी ये क्या होगा A4 जो है आपका 9, इसको सिंपल फ्रैक्शन नंबर 9 2 जो 18, 19/2 बदल लेते हैं। A4 क्या होगा हमारा, क्या होगा A + 3D, यही होगा 19/2। A हमें पता है प्लस 3D 19/2। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो यहाँ पर 2 2 5 जा 10 और ये 6D और ये 19, 10 को उधर ले आएंगे हम। टेन को उधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 19 - 10, ये आ जाएगा 9। तो D की वैल्यू जो हम निकालेंगे 9/6 यानी 3 3 जा और ये 3/2। D की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3/2। अब यहाँ से आप इसकी कोई भी वैल्यू को यहाँ से निकाल सकते हैं। D आपको पता है और ये पता है आपको, तो आप इसमें A + D इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 10 + 3/2, यह हो जाएगी 13/2। यहाँ 13/2 आगे जोड़ के उसमें फिर आ जाएगी। उसी तरह से क्वेश्चन आपको ये वाला सॉल्व करना। ये क्वेश्चन इसका जो पार्ट 4 है ये आपके लिए मैं एज एन एक्सरसाइज छोड़ता हूँ, होमवर्क आप लोग इसको खुद ट्राई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP इज ए, ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा आपके जो क्वेश्चन है वो फार्मूला वही है, A + D वाला है और AN वाला है। मोस्ट ऑफ पूरी एक्सरसाइज में लगभग वही फार्मूला हमको यूज़ करके एक्सरसाइज निकाल पूरी सॉल्व करनी है यहाँ पर। विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 और 78। अब वो पूछ रहा कौन सा टर्म AP का 78 होगा। क्या बोला विच टर्म ऑफ द AP इज ए 78, यानी कि वो क्या पूछना चाह रहा, आप ये भी ध्यान रखिए वो क्या पूछना चाह रहा, कौन सा टर्म, यानी कि जो टोटल टर्म है। भाई फार्मूला क्या होता है AN = A + N - 1D, यही फार्मूला होता है। यहाँ पर आपको सब पता है। वो क्या पूछ रहा है AN कौन सा, विच टर्म ऑफ द AP इज 78, यानी कि वो यहाँ पर उसने इसको क्लोज किया और यहाँ पर पूछ रहा है कि 78 पद कौन सा होगा। तो उसको हम लोग वहाँ से सॉल्व करके वहाँ से ये देखिए AN क्या है 78, A क्या है 3 है, D क्या है 8 में 3 माइनस करेंगे तो 5, कॉमन डिफरेंस 5 है। N आपको नहीं पता, ये हो गया 78 = 3 + 5N - 5। इसको सॉल्व करेंगे ये माइनस में हो जाएगा तो 5N - 2, ये 5 और 3 इसमें से घट जाएंगे तो ये आपका बचेगा। यहाँ पर आप ले आओगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर 78 - 2 का उधर आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, ये 5N, ये क्या हो जाएगा 78 में 2 ऐड करेंगे 80 और ये जो 5 है यहाँ आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 × 5 = 80। तो 16 टर्म यहाँ पर जो आंसर लिखेंगे 16 टर्म ऑफ द AP इज 78, ये आपको आंसर में लिखना है यहाँ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, ये भी आपका यहाँ पर खत्म हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्या बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच फॉलोइंग AP। N निकालना है, क्या निकालना है आपको N निकालना है, वही चीज़ है अभी जो किया आपने, कुछ नया नहीं है, सेम क्वेश्चन है, सेम इसमें आपको वही करना है। इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं 200, टोटल जो सीरीज AP गई है आखिरी पद कितना है 205। फार्मूला वही रहेगा हमारा A + N - 1D। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, AN कितना है 205, A कितना है 7, N आपको पता नहीं है, D आपको पता है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है 6, 13 में 7 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। 7 + 6N - 6 205, 7 में 6 गया 1 + 6N, फिर 6N वहीं रहा, ये उधर ले आए 205 - 1
6n 204, ये कर देंगे 6 त्रिक 18 और 6 चौको 24, तो n क्या आया आपका 34 है, यही पूछ रहा है। सेम यही काम हमको इस वाले में यही काम करना है हमको, सेम एकदम, कोई भी नया काम नहीं है, सेम यही फार्मूला है। यहाँ पर आपको a भी दिया है, a 18 है, d आपका -3 है, बस an आपके पास है यहाँ पर -47। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके आपको n की वैल्यू को निकालना है यहाँ पर, बस यही काम करना है आपको। तो ये भी क्वेश्चन हमारा यहाँ से खत्म होता है, यही तरीके। अब हम चलते हैं 6 पे। ये क्या बोल रहा है, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी। क्या इस एपी का -150 टर्म हो सकता है कि नहीं, ये वो चेक करने के लिए आपसे बोल रहा है। तो इसमें क्या है, सब कुछ वही है। an क्या है आपका -150, क्योंकि वो बोल रहा है कि इसी को आपको चेक करना है यहाँ पर कि ये होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर फार्मूला वही रहेगा हमारा जो हमने पिछली बार किया है, माइनस का 150 इज इक्वल टू a 11 n आपको पता नहीं है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है क्योंकि ये ऐसे चल रही है सीरीज। अब ये पूछ रहा है कि इस सीरीज का ये टर्म होगा कि नहीं होगा। मान लेते हैं कि लास्ट होगा, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि टोटल टर्म कितने होंगे। d हमें पता है, यहाँ पर d क्या होगा आपका -3, क्योंकि d कैसे निकलता है, ये a2 में a माइनस करेंगे तो 8 - 11 -3, ये हमारा d है, निकल गया। यहाँ पर -150 11 प्लस इसको अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा -3n और +3 हो जाएगा। तो 11 -3n +-3, तो ये हो जाएगा 14 -3n और ये है -150, ये इधर से आएगा -150 -14 इज इक्वल टू -3n। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, -164 और ये हो जाएगा -3n, माइनस यहाँ से कैंसिल और n इज इक्वल टू 164 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर अगर आप इसको करोगे तो ये क्या 3 × 5 = 15 और ये 14, 3 × 4 = 12, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर इसके बाद तो क्या ये आएगी, ये देखिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं समझ। यहाँ पर 3 × 5 = 15, यहाँ पर कट गए, 1 बचेगा, 3 × 4 = 12, लेकिन 2 फिर बचेगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर 3 × 18, लेकिन ये क्या उस तरह से आ रही है नहीं, क्या ये नेचुरल नंबर है नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हेंस n इज़, ये जो नेचुरल नंबर है ये नहीं है हमारा, n इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, इसलिए ये इसका टर्म नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आप देख रहे हैं एक कंप्लीट नंबर है, लेकिन यहाँ पर क्या है डेसिमल में आ रहा है, तो ये जो है ये आपका भी वो नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे कि नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये 1 - 150 इस एपी का टर्म नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही करना था। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 68th टर्म इज 73। देखिए यहाँ क्या कह रहा है वो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें वो आपसे कह रहा है कि आपको 31 टर्म इसके कोई एपी है, मान लीजिए कोई भी एपी चल रही है, उसका वो 31वां पद आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 31वां पद कौन सा होगा जिसका 11th टर्म इज 38 एंड द 68th टर्म इज 73। अब 11 टर्म हम कैसे निकालते हैं, कोई भी टर्म हमने क्या बताया था, 11 टर्म निकालने के लिए क्या होगा, a + 10d, यही होगा, उससे एक पहले का तो होता है, ये कितना है 38 है। फिर 68th टर्म, यानी इसको अगर निकालना हो तो क्या होगा, a + 15d इज इक्वल टू 73। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है आसान है। देखिए क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग मतलब ओपन रखना पड़ेगा। क्वेश्चन जो समस्या है उसी में उसका हल है, उसी से आपको उसका हल निकालना है। जो इस तरह की जिसमें सिचुएशन दी होती है कि आपको 31वां निकालना है, आपको 11वां और 16वां पद पता है,
तो हमने क्या किया, दो इक्वेशन बना लिए हमने, यहाँ इसको माइनस करेंगे, ए कट जाएगा और डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी और हमारा जो मामला है यहीं से वो सॉल्व हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब हम सेकंड टर्म से इसको माइनस कर देंगे, फर्स्ट वाली को लिखना। देखिए लिखने वाला जो पोर्शन है, मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ पर जो लिखना है, स्टेटमेंट देना है देना। अगर आपने मान लो एग्जाम में ऐसे लिखा, वैसे लिख के कर दिया, एग्जाम में कैसे पता चलेगा आपने क्या किया। यहाँ पर बाकायदा आप लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, सॉरी ये तो यहाँ पर लिख दिया, माइनस करेंगे, यहाँ सारे साइन बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 15 में 10 गया तो 5D बचा आपका, और 73 में 38 गया तो कितना बचा, 13 में 8 जाएगा 5 और 6 में 3 जाएगा 3, 35। तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पर, 5 सत्ते 35। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब आपको डी की वैल्यू पता चल गई है, तो किसी भी एक इक्वेशन में आप रख के a + 10, डी की वैल्यू कितनी है 7, 38। यहाँ पर a ये होगा 70, उधर चला जाएगा 38 - 70। अब इसको आप माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 32 आ जाएगा, -32। तो a की वैल्यू मिल गई आपको, क्या मिल गई, a मिल गया आपको -32, d आपको क्या मिला था 7। अब वो क्या बोल रहा है, 31वां पद निकालना है। 31वां पद मतलब a + 30d, यही तो करना है। जो पद वो पूछे उससे एक माइनस पीछे रहना है आपको। तो यहाँ पर आप अगर आप निकालोगे -32 + 330 × 7, तो ये -32 और 210, जो भी प्लस माइनस आप इसमें करोगे उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा पूरे का पूरा। यहाँ यही हमें करना था। यहाँ पर 32 आ गया, इसके बाद आपका 38 टर्म निकाल के आपने यहाँ पर इसको कर दिया, यही करना, काम खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। एन एपी कंसिस्ट 50th टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। देखिए एक एपी है जिसमें 50 टर्म है, ठीक है, यानी 50 टर्म क्या है, देखिए क्वेश्चन ही समझ जाए। आपका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a + n - 1 और d, यही होता है। इसमें कितनी चीज़ें हैं, एक पहली चीज़, 2 3 और 4। अब इन 4 चीज़ों में आपको 3 मिल जाएंगी तो आप एक निकाल ही लोगे। यहाँ पर n क्या बोल रहा है, एपी कितने की है, 50 की है, ठीक है। थर्ड टर्म आपको दे रखा है और उसने लास्ट टर्म भी दे रखा है। अगर उसने थर्ड टर्म दे रखा है इसका मतलब उसने क्या दे रखा है, आप देखिए थर्ड टर्म, फिर आपको वही a + 2d दे रखा है 12, लास्ट टर्म भी दे रखा है उसने, लास्ट टर्म क्या है, an है आपका। तो यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ से आप ड्राइव कर सकते हो। a की वैल्यू क्या होगी, 12 - 2d हो गई, a की वैल्यू निकल गई। an आपको पता, n देखिए a की वैल्यू क्या निकली, 12 - 2d, d नहीं पता है कोई बात नहीं, an आपको पता है, an क्या बोल रहा है वो 106 है। तो आपको 3 चीज़ें पता हो गई यहाँ पे, बस चौथी चीज़ निकाल लीजिए। अब आप चौथी निकालते ही फिर आपको जो 29 टर्म निकालना है वो आप इजली निकाल पाओगे। तो ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देके करनी पड़ेगी, ये इसी तरह से सॉल्व होंगी। इक्वेशन बनाना है, कहीं पर किसी चीज़ से दूसरी चीज़ ड्राइव करनी है, जैसे यहाँ पर आपको ना ए पता था ना डी पता था, तो हमने क्या किया, यहाँ से ए पता कर लिया, डी तो नहीं पता था लेकिन ए पता कर लिया डी के टर्म में। जब डी के टर्म में आ गया इसमें रखेंगे तो ईजिली उसको हम सॉल्व करके वो उसका आंसर हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन आपको खुद करनी, मैंने आपको तरीका यहाँ पर बता दिया ये। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ द एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। ये क्वेश्चन आपको देखना चाहिए। ये क्या कह रहा है, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ द एपी आर 4 and ये थर्ड टर्म क्या होता है, वही बात है कि जब थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं हम लोग, a + 2d, यही करते हैं। तो क्या होगा, ए थर्ड टर्म आपका कितना है 4 है और 9 टर्म कितना है आपका, a + 8d = -8। अब मिल गया, बाकी रेस्ट इज द हिस्ट्री। आपको पता ही है क्या करना है,
ये सेकंड इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट है, फर्स्ट को हम सेकंड से माइनस कर देंगे ये यहाँ पर, तो a प्लस 8d माइनस 8, a प्लस 2d 4 माइनस 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 ये कट गए, ये कितना आ गया 6d, ये माइनस माइनस कितना हो गया, जुड़ गए, माइनस का 12 हो गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के क्या आ गई, माइनस की 2 आ गई, d की वैल्यू -2। अब वो कह रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। अब ये कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये d तो यहाँ पर आ चुका है हमारे पास, d आ गया है। अब d आ गया है तो यहाँ से हम लोग a भी निकाल लेंगे, यहाँ वैल्यू रख के इसको, ये क्या थी a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, d की वैल्यू यहाँ रखेंगे, d कितनी वैल्यू आई हमारी -2 इज इक्वल टू 4, तो a 2 2 जा -4 4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, इधर जाएगा 4 प्लस 4, ये आ गई 8। अब वो क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, a आ गया आपके पास और d भी आ गया। अब ये कह रहा है कि विच के कौन सा टर्म आपका इसमें 0 होगा, यानी कि अब जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो यही वाला, a प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू डी। यहाँ पर क्या है, a n वो कह रहा है 0 है, a आपको पता ही है, n माइनस 1 d आपको पता ही है, तो ये 8 प्लस माइनस ये माइनस का 2n प्लस का 2, यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा 8 प्लस इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं ताकि आपको इजी से दिखे। ये जो फार्मूला है ये है a इज इक्वल ए एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। ए एन क्या है 0 है, a की वैल्यू क्या है 8 है, n आपको पता नहीं है, d -2 है आपका, ये आपने निकाला यहाँ पर, तो 8 प्लस -2n प्लस का 2, तो 8 ये ब्रैकेट खुलेगा 8 प्लस 2 और प्लस माइनस ये आपका माइनस का 2n हो जाएगा, 2n इधर ले आएंगे तो 8 प्लस 2 2n इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू 10/2, ये आ गई आपकी 5, यानी कि जो पांचवा टर्म होगा वो इस सीरीज का क्या होगा 0। लिखेंगे कि n इज इक्वल टू 5, देयरफॉर द फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी विल बी 0, ये इसका आंसर होगा। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब लास्ट जो आज का एक्सरसाइज का लास्ट तो नहीं है, लेकिन आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसका अगले वीडियो में इसके जो बचे हुए एक्सरसाइज है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर द 7th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। वो क्या कह रहा है, 7th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। अब यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि जो 17वां पद है इस किसी भी एपी का वो 10 ज़्यादा है 7 ज़्यादा है 10वें पद से, यानी कि जो 17वां पद है, 17वां पद कैसे लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं बताइए, सभी को पता है। 17वां पद अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर अगर एक तो हम लोग लिखते हैं कि 17वां पद पता है तो a प्लस 16d, एक तो ये होता है, नहीं यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो भी 17वां पद है a17 वो 10वें पद से 7 ज़्यादा, यही बोल रहा है, ये 10वें पद से 7 ज़्यादा है। द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड 10th टर्म बाई 7, 17 टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब इससे आपको डी की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालोगे सोचो, देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। कैसे बताइए, थोड़ा सा दिमाग आपको अपना भी लगाना है, क्योंकि सारी चीज़ें अगर आपको बता दी जाएंगी तो फिर आप कैसे करोगे, उन चीज़ों को कैसे हल करेंगे कि पता कैसे चलेगा आपको। देखिए अगर हमें 17वां पद निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। ये क्वेश्चन आपको खुद हल करना है और इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं कि ये आपने इसको सॉल्व किया है, वहाँ पर मैं इसका जवाब आपको दूंगा। देखिए
मैं फिर से मैंने आपको जो बेसिक वो है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ये एक इक्वेशन है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपको खुद यहाँ पर इनको खुद ब खुद हल करना। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ केवल एज एन एक्सरसाइज की। चलिए आप लोग इसको करेंगे। हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है और इसमें 20 क्वेश्चन हैं। अगले जो 10 बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग अगली एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका और ये सब पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी अपने क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, सबको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। थैंक यू।